आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके की पसमानदगी की। तालीमी पसमानदगी, सियासी, समाजी और माशी पसमानदगी जो है, क्या मुस्लिम तबका उसका शिकार है? हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें साफ कर दिया गया कि वाकई ही जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम समाज है, वो बहुत सारे मैदानात में पिछड़ा हुआ है। वो तालीमी मैदान में पिछड़ा हुआ है, सियासी तौर पर पिछड़ा हुआ है, समाजी तौर पर पिछड़ा हुआ है और माशी मैदान में भी मैदान है। लेकिन सियासी मैदान में अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कई बार इस तरह का जो है वो माहौल बनता है जिसमें मुस्लिम तबके को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हमने देखा इसी हफ्ते एक जो लीडर हैं यूपी में, वो बयान दे रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम देख रहे हैं कि अलवर में, राजस्थान में एक नौजवान को मार दिया गया गौकशी के नाम पर। तो इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं? क्या ये जो इनका पिछड़ापन है, खासतौर से जो सियासी पिछड़ापन है, उसकी वजह से ये तमाम वाकयात होते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं? कौन जिम्मेदार है इस पिछड़ेपन का? कैसे ये दूर हो सकता है? इस पर बात करेंगे। चार खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं सैयद कासिम साहब, चीफ एडिटर रोजनामा, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मौजूद हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ है परवीन शंकर कपूर साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। तो सियासी तौर पर किस तरीके से ये लोग आज जो है वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। तमाम सारे मेहमान यहाँ पर रहेंगे हमारे साथ। और ख्वाजा इफ्तिखार साहब, पहला सवाल आपसे ही, आपको क्या लगता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, हालांकि इस सवाल की बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ अहमियत नहीं रह जाती, लेकिन सवाल जो है फिर भी उठेंगे, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ही आज भी 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका जो है वो आज भी पिछड़ा हुआ है? देखिए, सन 1947 में जी मुल्क बदकिस्मती से तकसीम हुआ जी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का उधर चला गया, जिसमें जो पढ़ा लिखा तबका भी उधर चला गया, क्रीमी लेयर भी चला गया, और बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़े मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान, तालीम याफ्ता तबका हिंदुस्तान में रहा। तो पस्ती से तो शुरुआत ही हमारी हुई है। हाँ। और ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की तालीमी, सियासी, समाजी, माशी, माशरती हर तरह की जो पसमानदगी है उसकी निशानदही कर दी है, और उसके आदाद व शुमार हमारे आपके सबके सामने आ चुके हैं। मैं उस तफसील में इसलिए नहीं जाता कि बार बार उन चीज़ों का जिक्र होता है, बुनियादी बातें हमें आना चाहिए। आपका सवाल है कि सियासी पसमानदगी जो है, देखिए, जमहूरियत में सबसे ज़्यादा अहम दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि आपकी नुमाइंदगी, यानी नुमाइंदगी का मतलब होता है कि गवर्नेंस के अंदर, हुक्मरानी के अंदर, हुकूमत साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर आपकी हिस्सेदारी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ होती है तर्जुमानी, यानी रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तर्जुमानी का मफहूम ये होता है कि समाज का हर माशरा, समाज का हर तबका, ये मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तबके की बात कर रहा हूँ, समाज के हर तबके की ये ख्वाहिश होती है, और मैं समझता हूँ ये जायज़ ख्वाहिश है कि उसके जो जज्बात हैं, उसके जो एहसासात हैं, और जो उसके मसाइल हैं, कौमी मसाइल सबके मुश्तरक होते हैं, तबकाती मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। नहीं, तो लिहाजा तबकाती मसाइल के लिए भी ज़मीन मिलनी चाहिए, और जो हमारे कौमी मसाइल हैं उस पर भी हमारे लिए ज़मीन मिलनी चाहिए। हुआ क्या है कि आप देखिए, जो हमारे यहाँ ये इलेक्शंस हुए हैं मुतवातिर 1950 के बाद से, आप ये देखिए कि हमारी एक मरतबा जिस ज़माने में वो 409 राजीव गांधी की सीटें आई थी, तो वो एक खुसूसी सूरत हाल थी। हम उसको मफरूज़ा नहीं मान सकते जी। उसको माइनस करके अगर हम देखें तो आपको महसूस होगा कि मुतवातिर हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम होती जा रही है। और मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि इसके हवाले से जहाँ सियासी पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं, वहाँ मुस्लिम माशरा इस हद तक ज़िम्मेदार है कि वो भी अपने दरमियान में से अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी सोच रखने वाले, तालीमी याफ्ता लोगों को नहीं उभार सका। ये भी एक बात है। और आखिरी बात मैं शुरू में ये भी कहता चलूँ, देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक इख्तिदार में है, सेंटर में भी इख्तिदार में है, और स्टेट्स के अंदर भी बेशतर सूबों के अंदर उसकी हुकूमतें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहली मरतबा सेंटर में एक बड़ा मौका मिला है, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, और मुख्तलिफ फ्रंट्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे कह रहा हूँ। देखिए, आपको मौका मिला है, आपने इन 70 सालों में बहुत अच्छी बातें की हैं,
जी। और कांग्रेस को और सेकुलर सियासत को आपने बार बार निशाने पर लिया है और ये कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का तुष्टीकरण किया गया है और उसके असल मसाइल को हल नहीं किया गया। लेकिन हम जब आज की सूरत हाल देखते हैं तो आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में हमारे 282 मेंबर हैं। मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर बैठा है, जिस जमात का भी मेंबर बैठा है, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का मेंबर है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान होगा तभी मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी हमारी तादाद है जी। और हम जब ये देखते हैं कि इन 282 में एक भी आदमी हमारे दरमियान में से नहीं है, तो ये एक फितरी बात है कि आपके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होता है और ये एहसास महरूमी पैदा नहीं होने दिया जाना चाहिए। तो आखिरी बात ये कहता चलूं कि मैं बजाय इसके कि मैं शिकायत करूं भारतीय जनता पार्टी से और उसको इतराज़ का निशाना बनाऊं, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी समाज के तबके में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं और बीजेपी का छोटे से छोटा वर्कर भी और ऑफिस बेयर्स भी और सब लोग ये कह रहे हैं भाई सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ और सबका विकास का मतलब होता है इस एहसास को लोगों के दिलों के अंदर पैदा करना, और वो जब लगना चाहिए, खाली बातों में बातें ना हो, मतलब और वो उस वक्त सब कुछ काम होना चाहिए। और खुर्शीद साहब वो उस वक्त महसूस लगेगा कि जब मैं, जैसे ये मेरे परवीन कपूर भाई मेरे बराबर में बैठे हैं, ऐसे में हर जगह ये और मैं इकट्ठे बैठे हुए दिखाई दें। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे सैयद कासिम साहब, आपको क्या लगता है ये जो पिछड़ापन है, बहुत सारी इसकी वजूहात होंगी, लेकिन अगर 21वीं सदी में भी जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी ही दुनिया बड़ी ही तेज़ी से वो आगे बढ़ रही है, तालीम के मैदान में भी, और वो जितने भी मैदानात हैं उसमें वो आगे बढ़ रही है, माशी तौर पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो है सियासी तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं, तमाम लोग, सभी की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी अगर कोई तबका, ख़ासतौर से वो हम मुस्लिम तबके की बात करें, वो पीछे रह जाता है, तो वो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई ये तबका ही पीछे क्यों रह गया है, कौन उसके ज़िम्मेदार हैं। आपको लगता है कि ये मतलब बहुत ही अफसोस की बात है और इसके ऊपर जो है अब गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर क्या वजूहात है और उन वजूहात को कैसे दूर किया जा सकता है कि 21वीं सदी में भी एक तबका पिछड़ा हुआ है इतना। पहली बात तो ये कि जैसा कि हमारे ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने कहा कि हिंदुस्तान बदकिस्मती से उसकी तकसीम हुई और हमारी क्रीमी लेयर पाकिस्तान चली गई। उस वक्त जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक बात आई थी। उस वक्त हमारे जो दो नुमाइंदे थे, बेगम एजाज रसूल और तजम्मुल हुसैन ने उसकी मुखालिफत की थी। अगर उस वक्त कोई एजेंडा सेट हो जाता, रिजर्वेशन में कोई हिस्सेदारी हो जाती, जैसे दलितों के लिए हुई है, शेड्यूल कास्ट के लिए हुई है, हाँ, पर लेकिन दलितों के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हों ऐसा भी तो नहीं है ना। लेकिन उस वक्त खाली रिजर्वेशन से जो है वो हालात बदल जाएं, मैं ये नहीं कह रहा, उस वक्त एक माहौल था। आज कम से कम इतनी तो गारंटी है कि आपने जो बात की सियासी नुमाइंदगी की, पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, या जितने भी कानून सा इदारे हैं या जितने इंतजामी इदारे हैं, सब जगह उनकी नुमाइंदगी यकीनी हो गई है। बिल्कुल, ये जो एक शिकायत है कि हमारी नुमाइंदगी सियासी नहीं होती, पहली बात तो जो है वो एक ये हो जाता, ये काम हो जाता। दूसरी देखिए, और ये बात है, अगर इक़्तिदार में आपकी हिस्सेदारी नहीं है तो पसमानदगी की ये बहुत अहम वजह होती है, इक़्तिदार में भी और इंतजामिया में भी। दूसरा पहलू ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाता है, उसका जो मुतासिबाना सोच है, उसका जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने आती हैं, उन्होंने भी इस पसमानदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है मुसलमानों में तालीम कम है, लेकिन जब मुसलमानों ने तालीम हासिल करने का रुझान बढ़ा, खासतौर से बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, एक ये नज़रिया बना कि अब हमें तालीम की तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। वो ट्रेंड कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ कि तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के जाल में फंसा के जेलों में डाला जाता रहा। कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद वहाँ से बाइज्जत बरी होता है, लेकिन जब बरी होता है उसका पूरा ख़ानदान, पूरा समाज उसके लिए अजनबी हो जाता है। उसका असर आप कह रहे हैं कि पूरे समाज के ऊपर पड़ता है और जो उनकी जो मतलब सोच है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो ब्रेक लग जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। एक सेकंड में एक बात और, मुसलमानों के साथ एक मसला और है। आज़ादी के बाद से 70 साल तक उनको जो मजहबी तशख़्ख़ुस का जो एक दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि रह के हमले होते रहते हैं मुख्तलिफ बहानों से, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, आज भी यही सूरत हाल है। तो उस मजहबी तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए भी उसकी तवानाई का बेशतर हिस्सा उसके अंदर सर्फ होता रहा है। एक वजह यह भी रही है। क्या लगता है परवीन शंकर कपूर साहब आपको, जब आप बाहर से देखते हैं
और इस समाज के बारे में हम देखते हैं टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए बहुत सारी खबरें आती हैं। कभी ट्रिपल तलाक की बात होती है, तो कभी गौकशी के नाम पर झगड़ों की बात होती है, कभी लव जिहाद की बात होती है, कभी कट्टरता की बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी, आपकी आंखों के सामने, और आपको लगता होगा कि क्या कट्टर जो है ये एक समाज है, मतलब कट्टरता भरी हुई है। और फिर उसी वक्त जो है एक रिपोर्ट आती है सच्चर कमेटी की कुछ साल पहले, उसमें बताया जाता है कि ये तबका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जो दलित तबका है, दलित समाज है, उससे भी पिछड़ा हुआ है ये कई सारे मैदानात में। तो आपको लगता क्या है, ओवरऑल इमेज क्या है, और आपको लगता है कि वाकई ही आज भी पिछड़ा हुआ है, या खाली हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ कागज़ों में लिखा है कि पिछड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं जो है ज़मीन पर? देखिए, एक अनडिनायबल फैक्ट है जी कि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं देश के विकास की जो मेन स्ट्रीम है उसका भाग लगभग नहीं बन पाए हैं। अब उसका एक कारण है। देखिए, अभी ख्वाजा साहब ने कहा और हमारे भाई ने भी कहा, उसको मैं बात को आगे ले जाता हूं कि 1947 से 52 जो ये पीरियड था, इस दौरान मुस्लिम किस हालात में है इस पर किसी का ध्यान नहीं था। चाहे शासन कांग्रेस का रहा हो, मगर उस वक्त मुस्लिम बेटरमेंट एजेंडे का भाग कहीं था ही नहीं। उसके बाद 52 से 62 तक शायद देश में कॉम्पोजिट ग्रोथ की कोशिश की गई होगी, मैंने वो दौर नहीं देखा, मेरी 62 की पैदाइश है। मगर 1962 से बाद के जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस, क्योंकि उस दौरान 62 के बाद धीरे धीरे जनसंघ की ग्रोथ होने लगी, देश में अन्य पार्टियों की ग्रोथ होने लगी, तो कांग्रेस ने एक फियर साइको क्रिएट किया, और जिस फियर साइको का मुस्लिम कम्युनिटी शिकार हुई, उसे यह बताया गया कि अगर कांग्रेस के अलावा किसी को वोट दोगे, थोड़े दिन बाद उसका रूप बदल गया, समाजवादी के अलावा किसी को दोगे, बहुजन समाज के अलावा किसी को दोगे, या वो हमारे दक्षिण में एक वो श्रीमान जी हैं हैदराबाद वाले, तो अगर इनके अलावा किसी को वोट दोगे तो आपकी कौम खतरे में आ जाएगी। आपने कहा वो हमारे, मतलब ज्यादातर उनके ऊपर ठप्पा ये लगा हुआ है कि वो आपके ही हैं। आपने खुद ही कहा कि वो हमारे हैं। कौम ये जो कौम खतरे में आ जाएगी, इस फियर साइको के कारण हमारे मुस्लिम बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रखे गए। देखिए, कितनी अजीब बात है, इस देश की सबसे बेहतरीन 2 यूनिवर्सिटियों में से एक है जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहीं पैरेलली बनारस की बीएचयू भी है। देखिए, बीएचयू अविवादित रहती है और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डिस्प्यूट सेंटर या कॉम्युनल पॉलिटिक्स सेंटर, एजुकेटेड मुस्लिम्स का कम्युनिटी पॉलिटिक्स सेंटर बना के रख दिया है। देखिए, खुर्शीद भाई, इसके अलावा ये नहीं, खुर्शीद भाई, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, लेकिन देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। देखिए, मेरा मानना हमेशा से रहा है, किसी भी कम्युनिटी की तरक्की के लिए राजनीति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। बिल्कुल, एजुकेशन होगी तो ग्रोथ होगी, अन्यथा मेरी बात अगर गलत हो तो आप इससे देख लीजिएगा कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे व्यापारों में लगे, आज आप उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी पाएंगे। हमारे यहां, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारे यहां बल्ली मारान का इलाका है, अंदाज 25-30 साल पहले ये लोग जो जूते का कारोबार करते हैं, कुछ लोगों के पास तो पैसा था, ज्यादातर लोग बहुत छोटे स्तर पे काम करते थे। आज आप देखिए कितनी तरक्की है, चश्मे का व्यापार देखिए, दुनिया की अन्य कई चीजों का व्यापार देखिए। मैं मीट वीट से जोड़ के नहीं देखना चाहता, मैं तो व्यापार की बात करता हूं कि व्यापार में हर शहर में, इस देश के, मेरा एंसेस्ट्रल शहर मथुरा है, मथुरा में आप देखिए, तिलक होली दरवाजे से 4 कदम दूर जाइए, आज मुसलमानों की इकोनॉमिक ग्रोथ साफ नजर आती है। तो मेरा यह कहना है कि अगर हमारे यहां शिक्षा बढ़ेगी, बिल्कुल, तो ग्रोथ बढ़ेगी, आर्थिक तरक्की हम स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। मगर मुसलमानों को अगर राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन अपना बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्हें इस फियर साइको से बाहर आना पड़ेगा
कि ए पार्टी सत्ता में आ गई तो तुम्हें खा जाएगी और बी पार्टी आ गई तो तुम्हें खा लेकिन जाएगी। सर वो जो इस साइको से बात ठीक है आपकी, मुस्लिम समुदाय को बाहर आना बात ठीक है सर आपकी। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते एक बयान आया है और वो तो बोल रहा है, उसकी तो बाइट आई है, वो लीडर कह रहा है कि मैं तो आगे भी बोलूंगा। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि मुस्लिम तबके को उसने कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे या मतलब जो है बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या नतीजे होंगे इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, तो खुल्लम खुल्ला बोला है उसने। हो सकता है नतीजे वो भोगेंगे, वो तो हो सकता है थोड़े दिन बाद नतीजे वो भोगेंगे। मेरे भारतीय जनता पार्टी मेरे को तो मालूम भी नहीं किसने ये बयान दिया और न मैं जानना चाहता, मगर मेरा मानना यह है कि इसका परिणाम वो स्वयं ही भोगेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अब ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म स्टेज के ऊपर आपकी बात सही है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उस स्टेज के ऊपर 2 काबीना वजीर भी बैठे हुए थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश हुकूमत के। तो बहुत सारी मतलब जो है ये सवाल पैदा करते हैं बहुत सारे कि भाई ये कौन सी पॉलिटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी मतलब क्या कुछ मजाक बना करके रख दिया है। बहुत सारी चीजें स्थानीय राजनीति से प्रेरित रहती हैं, हमें उन्हें बहुत बड़ा मुद्दा बना के नहीं देखना चाहिए। मैं अंबानी भाई आपसे कहूंगा कि हम एक नेशनल एजेंडे पे बात कर रहे हैं, हमें ये यूपी के किसी गांव गोट की छोटी सी बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। एक जुमला बस बोलूंगा। अभी इन्होंने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे के बारे में कहा, जरा ये बताइए इन दोनों यूनिवर्सिटियों के अलावा कोई तीसरी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीसी बना के भेजे जाते हों। इसका क्या मैसेज दिया जाता है? उसके बावजूद भी वो यूनिवर्सिटियां बहुत पुरअमन है और वहाँ कभी इस तरह का दंगा फसाद नहीं होता है। बीच में हुए हैं, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम आप अगर ये कहेंगे तो 2 साल पहले हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। उसको ठीक है, हमेशा उसे खाली कराना पड़ता था उसके हॉस्टल्स को। ठीक है, वो सालों पुरानी प्रोफेसर खालिद अलवी साहब क्या कहेंगे? ये जो हम पसमानदगी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम तबके की पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर 21वीं सदी में भी हमें ये बात करनी पड़े कि मुस्लिम तबका वो तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ पाया, सियासत में आगे नहीं बढ़ पाया, माशी हालात उसके बहुत अच्छे नहीं हैं, समाजियात के तौर पर भी अगर हम देखें समाजी हालात भी उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा जो है उसको हिकारत की निगाह से देखा जाता है। तो आपको लगता है कि मतलब ये अफसोस की बात है पूरी कौम के लिए, पूरे तबके के लिए, और ख़ासतौर से जो उसके कायदीन हैं, जो उसके लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो चाहे वो सियासी रहनुमा हो, उन सब के लिए जो है मतलब एक तरीके से शर्म की बात है ये। देखिए वैसे तो ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात ये कि अगर किसी मुल्क की तरक्की में किसी खास ग्रुप या खास मजहब के लोगों का हाथ नहीं है या कम है तो ये उस कम्युनिटी के लिए इतना बुरा नहीं है जितना उस मुल्क के लिए है, क्योंकि उसमें और तरह की बेचैनियां फैली। लेकिन मैं बात, एक तो कपूर साहब ने कहा कि फेयर साइकोसिस की बात कही, मैं 100% एग्री हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा किया और बहुत सारी पार्टीज ने ऐसा किया, और फेयर साइकोसिस फैलाने के नए नए तरीके थे। पहले तो बीजेपी से डरा के वोट लिया जाता था, अब दूसरी तरह से ये कि जहां इलेक्शन होने वाला है वहां किसी गौ रक्षकों ने मार दिया या कोई दूसरा कर दिया या किसी उसमें वार्निंग कर दी। तरीका अभी भी वही है, सिर्फ मतलब शिकारी बदल गए हैं, शिकार जो है वो नहीं बदला है। और उसके तरीके बदल आप कह रहे हैं कि मतलब जो काम पहले कांग्रेस करती थी वो बीजेपी कर रही है। अब ये तो आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरे ये है कि एक तरीका है पूरा ये। अच्छा, जहां तक पसमानदगी का ताल्लुक है, एकदम से हम कह देते हैं कि तालीमी पसमानदगी है, वो है भी, लेकिन जहां तालीमी पसमानदगी नहीं है वहां मुलाजमत में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं है, क्यों उनकी नुमाइंदगी नहीं है, मैं उसकी मिसालें भी बाद में दूंगा। और एक तरफ बात मैं कहना चाहता हूं जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है कि देखिए मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी कास्ट थी जिनके अपने धंधे थे। मिसाल के तौर पे बुनकर थे, कुम्हार थे, नाई थे और छोटे लुहार बढ़ई, ये सारे लोग। अब उनके यहाँ ऐसा हुआ है कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ गए, अब कोई वो काम नहीं करता है और मुल्क की किसी प्लानिंग में उनका हिस्सा नहीं है, यानी पूरी कॉलोनीज बेरोजगार हैं। PIB की रिपोर्ट अगर आप देखें तो 37% मुसलमान ही सिर्फ काम करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो दूसरे तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदगी से कम है। अच्छा, इस सिलसिले में क्या कोई कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है? दूसरी बात जो हमारे दोस्त इन्होंने तवज्जो दिलाई थी कि उसमें कहीं कहीं असबियत भी सामने आती है। हमारे मुल्क में कास्टिज्म इतना ज़्यादा है, जब ब्राह्मण ठाकुर से, ठाकुर दलित से, दलित दूसरे लोगों से बायसेस रखता है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसे कहेंगे आइए साहब आप सेलेक्ट हो जाइए, उसके लिए भी बायसेस हैं। हम तो हल ये है कि IPS ऑफिसर्स के खिलाफ बायसेस है। आपने दिल्ली में रिपोर्ट देखी 3 IPS ऑफिसर के साथ क्या हुआ है। देखिए, अच्छा ये सिर्फ एक नहीं, बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ मुस्लिम तबके के साथ ही नहीं है, मतलब तो यहाँ पे तो मतलब नहीं, बिरादरियों के नाम पर भी ये सब होता है। नहीं, बिरादरियों के नाम पर होता है, लेकिन इतनी पसमानदगी नहीं, चूंकि जैसे हिंदू कुमार है वो रिजर्वेशन में आता है, मुसलमान रिजर्वेशन में नहीं आता है, हिंदू नाई रिजर्वेशन में आता है, मुसलमान नाई रिजर्वेशन में नहीं आता है। टेक्निकल इशू है वो, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार गए लोग, लेकिन उस मसले का हल नहीं हो पा रहा, चूंकि उसमें UPA हुकूमत को उस वक्त जो है वो हल्फनामा देना था लेकिन नहीं दिया।
देखिए बहुत सारी हुकूमतें हलफनामा नहीं देंगी, वो तो आप देखते रहिए। दूसरी बात जो यूनिवर्सिटी के हवाले से कही है कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 50 हंगामे होते हैं, हॉस्टल भी खाली कराए हमने, जाके हॉस्टल खाली कराए हैं, कॉलेजेस में झगड़े होते हैं। अभी एक कॉलेज के सामने इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बच्चा मर जाता अगर वो थोड़ा ना बचाया जाता तो। लेकिन इसे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया को ही इल्ज़ाम दे। दूसरी बात ये, मेरे दोस्त ये कपूर साहब बड़ी हमदर्दी से मुसलमानों की तालीम उसकी बात कर रहे हैं। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके सिर्फ 50% बच्चे रिजर्वेशन मुसलमान आएंगे, उसकी मुखालफत लोग करते हैं। दोबारा से पार्लियामेंट में उसके लिए उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है। तो ये तासुब जो है ये हमारे जहनों में है बुनियादी तौर से, और उसे हम हर मोर्चे पे उसको फेस करना पड़ता है। ये भी एक किस्म में सबका साथ सबका विकास की जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उन पे भी आप कब्जा करके उनको भी सबका विकास उसमें भी करो। और इसमें कभी कभी होता है अगर वो नारा जो है वो ईमानदारी से दिया गया, उसके ऊपर काम हो, तो मुझे लगता है कि उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहरहाल आपके मसाइल में बात हो रही है मुस्लिम तबके की पसमानदगी की, मुस्लिम तबके के पिछड़ेपन की वजूहात क्या हैं और नुकसानात क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल, बात हो रही है मुस्लिम तबके के पिछड़ेपन की, उनकी पसमानदगी की वजूहात क्या हैं। चूँकि हम देखते हैं कि सियासत में, तालीम के मैदान में, समाजियात में और माशी तौर पर वो पिछड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पिछड़ा हुआ है। लेकिन वजूहात असल क्या हैं और उसके नुकसानात क्या होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। 4 खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं लगातार। और 21वीं सदी में भी जब किसी तबके के पिछड़ेपन की बात होती है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है, और जो है वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो सवाल ये करते हैं कि भाई ये कौम की कमी क्या है, कहाँ कमी रह गई। मजहबी रहनुमाओं की कमी है, जो लीडरान है या जो कायदीन है उनकी वजह से जो है तबका पीछे रह गया, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से जो है वो उनको नुकसान हुआ। तो वजूहात क्या हैं, क्या लगता है आपको सैयद कासिम साहब? क्यों ये आज़ादी के बाद से ही बहुत सारी वजूहात तो हुई, कई बार दंगे हुए हैं, तो वो दंगों से जो है उभरे वो लोग, उभरने के चक्कर में जो है वो नहीं आगे बढ़ पाया। बट एक मानसिकता थी, एक जहनियत थी, उनको लगता था लोगों को ज़्यादातर कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जहनियत थी। तो मतलब असल वजूहात क्या लगती हैं आपको कि भाई ये असल वजूहात है जिसकी वजह से तबका पिछड़ा हुआ है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, 92 के बाद आदमी की सोच में तब्दीली आई, इनकलाबी जी। वो जो एक पर आपको नहीं लगता कि 1947 से और 92 का जो वक्फा है, 1992 के बाद अगर आप जाग रहे हो तो मतलब जो है बहुत लंबी, यानी बहुत कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे आप? नहीं, असल में देखिए, आज़ादी के बाद से जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, सन 62 तक, यानी जब चीन से जंग हुई उस वक्त तक आना जाना लगा रहा, पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो उसके ये धूल उसके बाद बैठी है। तब लोगों ने सोचना समझना शुरू किया। उस वक्त तो अपनी जान, अपनी माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आदमी परेशान था, तो वही उसकी पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी बात ये कि आपने जो बात कही, हमारे रहनुमाओं का और हमारी जो पार्टियां मुसलमानों के नाम से काम करती हैं, उनका रोल भी बहुत हद तक अफसोसनाक रहा है। आप अगर ये देखिए कि तालीमी सतह की सरसैयद के बाद से कोई ताकतवर तहरीक हमारे यहाँ तालीमी सतह की नहीं चली है। आज़ादी के बाद से मुस्लिम जमातों ने बहुत से काम किए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, कोई तहरीक न चलाई। और उस पहलू पर जितना काम होना चाहिए था, कॉन्फ्रेंसें बहुत हुई, अब भी होती हैं, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, लेकिन एम्पावरमेंट के लिए कोई मूवमेंट चली हो और उसमें मुस्लिम मास को जोड़ा गया हो और डायलॉग किए गए हों दूसरों से, तब शायद उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता। हुआ ये कि सबने अपने अपने पॉकेट चुन लिए, अपने अपने मफादात का दायरा तय कर लिया, अपना अपना एजेंडा तय कर लिया, सियासी पार्टियों से उन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए, और बहसत मजमूई उन्होंने मुसलमानों के बारे में एक कम्युनिटी के तौर पर उस तरह से कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था। अब भी ये हाल है कि कोई कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर आगे बढ़े, यानी मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों मतलब का रोजगार, हाँ, जो कौम के कायदीन है या जो लीडर्स हैं, हाँ, उनका कोई मतलब जो है कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा उन्होंने फिक्स नहीं कर रखा कि भाई इस कम्युनिटी को किधर लेकर के जाना है, क्या डायरेक्शन उनकी होनी चाहिए। और आपको ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर भी ये जो पिछड़ा हुआ है मुस्लिम तबका और तमाम जितने भी मैदानों में पिछड़ा हुआ है, तो इसके असल जो जिम्मेदार हैं वो कायदीन ही हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे वो मतलब सियासी रहनुमा हो। चूँकि जैसे इन्होंने इशारा किया सैयद कासिम साहब ने कि भाई वो खुद के मफाद में जो है या खुद के फ़ायदे के लिए ज़्यादा जो है वो जद्दोजहद करते हुए नज़र आए, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप,
अपना दायरा, अपनी कुर्सी बचाना, इसी में लगे रहे। और अगर कोई लीडर उभरा भी है तो उसने भी मतलब कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, उसके बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बल्कि अपनी कुर्सी, अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो लगा रहा, अपना जो उसका पार्टी का दायरा था उसी तक काम किया। तो शायद वो भी जो है एक बड़ी वजह बनी। ये जो पिछड़ापन है वो एज इट इज़ रहा, इसमें कुछ जो है मतलब कुछ बेहतरी नहीं हुई, उनकी पसमानदगी दूर नहीं हुई। देखिए, जिस चीज़ से हिंदुस्तान का मुसलमान जी सबसे ज़्यादा, मेरे ज़ुबान पे हिंदी का लफ्ज़ आ रहा है, बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है, वो ग्रस्त रहा है जी, यानी गिरफ्तार रहा है जिस चीज़ में, वो है फिक्री पसमानदगी जी। जब तक आपकी फिक्र की समझ दुरुस्त नहीं होती, आपका अमल दुरुस्त नहीं होता, और फिर कोई, क्योंकि अमल की दुरुस्ती से तहरीक निकलती है, तंजीम निकलती है। जहाँ तक सियासत की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे दरमियान में बदकिस्मती से कोई मुस्लिम लीडर खड़ा ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, जिन लोगों ने मुस्लिम लीडरशिप के तौर पे अपने आप को उभारने की कोशिश की, उन्होंने इतना एक्सक्लूसिवली मुस्लिम अपने आप को बना के रखा कि वो बाकी सारे माशरे से कट कर रह गए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2-3 नाम आपके सामने लेता हूँ। डॉक्टर फरीदी जी, डॉक्टर फरीदी ने मुस्लिम मजलिस बनाकर कोशिश की, ठीक है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कोशिश की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कोशिश कर रही है। एक तो ये समझ लीजिए कि देखिए, हिंदुस्तान में तक़सीम हिंद के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जगह है, यहाँ मुस्लिम सियासत के लिए कोई अलहदा से जगह यहाँ नहीं है। ये मुसलमानों को, कड़वी बात कह रहा हूँ मैं, ये मुसलमानों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। नतीजा ये होता है कि आप जो है वो बड़े बड़े शेर पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, मुसलमानों के खून को के अंदर गर्मी पैदा करते हैं, अच्छे जल से जुलूस कर लेते हैं, और उसके बाद में जो उसके नताइज निकलते हैं वो नताइज आपके मेरे सामने आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि मुस्लिम सियासत, ये इस्तिलाह बंद होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, जिसके साथ में बेशतर मुसलमान जुड़ा रहा है, लेकिन इंप्रेशन इसके बरक्स दिया गया है। हम जुड़े तो रहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, हमने जो है, लेकिन ये कि इंप्रेशन ये रहा कि जैसे हम मेन स्ट्रीम से बाहर हम चलते हैं। कांग्रेस मुतवातिर इख्तिदार में रही, कांग्रेस ने ख़ानदानों को पाला है, कांग्रेस ने चंद शख्सियात को पाला है, और उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लाह गनी की रहमत करे एक जुमला कहा करते थे कि मुसलमानों के लीडर्स के सारे मसाइल हल हो जाते हैं, मगर उनकी कौम का एक मसला हल नहीं होता। और आज भी आप सूरत हाल देख लीजिए। अब देखिए क्या है, मैंने फिक्री पसमानदगी की बात की है। बात यह है कि अगर हम इतने सालों में पसमानदगी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हम फ्रेश थिंकिंग के आदी नहीं हैं। हमें जो बातें पसंद हैं हम वही सुनना चाहते हैं, उन्हीं बातों को दोहराना चाहते हैं। बिल्कुल। हमें ऐसे लीडर पसंद करते हैं। मैं एक जुमला आपको पेश करता हूँ, मैंने किसी वक्त लिखा भी था ये, कि हमें कैसे लीडर, मुसलमानों का लीडर कैसा हो, मुसलमानों का लीडर ऐसा हो कि वो अन कही कह दे और अनहोनी का वादा कर ले, उस पर फिर नारेबाजी शुरू हो जाती है और बड़ा मकबूल हो जाता है वो आदमी। हम जैसे लोग जो हवास की और होश की बात करते हैं, उनको मकबूलियत हासिल नहीं होती। आज ज़रूरत जिस चीज़ की है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, देखिए कांग्रेस का तजर्बा इतने साल हमने किया, बहसें भी होती रही वगैरह वगैरह, मैं उस बहस में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी, मैंने 1995 में ये लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ठोस सियासी हकीकत, उस वक्त से फिक्र शुरू होनी चाहिए थी जिस वक्त से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उभरना शुरू हुई थी। 96 में सारी ताकत इस बात पे लगी रही कि इसे हरा दो, बाकी कोई भी जीत जाए। उसके बाद 98 लिया, 99 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद में 14 हुआ। आप देखिए, आप इसी थ्योरी पे चल रहे हैं। तो ये फिक्री, ये जो है इसको बैंकरप्सी कहते हैं, दिवालियापन कहते हैं, कि जो जमीन पे घट रहा है, आपको पसंद है तब भी, आपको नापसंद है तब भी, होना ये चाहिए कि जो जमीन पे घट रहा है उस पर फिक्री बात तो करिए, बहस तो करिए, बात तो करिए। आप जो है, डायलॉग 2 सतह पे होता है। एक डायलॉग आपके अंदर होना चाहिए कि हमें एक फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है, एक डायलॉग उन लोगों के साथ में होना चाहिए जिनके साथ आप इख्तिलाफ रखते हैं। और आखिरी बात खुशी साहब, मैं ये कहता चलूँ कि ये भी एक हकीकत है कि हमने कई तजर्बे किए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान उनको वोट नहीं देता, ये झूठ बात है, ये गलत
बात है। देते तो है, लेकिन बहुत थोड़े देते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसी 2000 खुर्शीद साहब, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे, फिर कह रहा हूँ, हम तजर्बा करते रहे हैं, हमने ऐसे तजर्बे किए। देखिए ये अलग बात है कि होल मान नहीं सकता, गलत बात इस बात को नहीं, ये तो टेलीविजन पे आई भाई बात, कहने से किसी देखिए जो टेलीविजन पे कहा गया, अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनकी प्रेजेंस में कहा गया, उस साइकोलॉजिस्ट ने कहा, एक क्रेडिबल चैनल ने कहा, उसके बाद में फिर उस 15% का जिक्र खत्म हो गया, फिर 9% की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात, मेरे सामने वोट में नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पार्टी की जरूरत नहीं बन पाई, अभी तक भी पार्टी की जरूरत नहीं बन पाई। देखिए खुर्शीद साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सूरत-ए-हाल ऐसी बना दी गई है कि मुसलमान किसी की भी जरूरत नहीं रहा। ये साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमने एक मिनहैसुल कौम, एक मिजाज बना रखा है कि जमीन पर जो घटता है, जब वक्त पानी बहुत सर पे उतर जाता है और चीजें बहुत आगे निकल जाती हैं, हम तब जाकर उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और वक्त पर जब वो बात की जाती है तो उसको मिल्लत फरोशी और जमीर फरोशी से ताबीर किया जाता है। बस एक बात इनको जोड़ूंगा, इन्होंने आपने जैसा कहा, डॉक्टर फरीदी सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे, डॉक्टर फरीदी के पीछे लोग थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने उनसे पैक्ट किया था। ओवैसी साहब के पीछे कम से कम हैदराबाद की हद तक है, तो कभी कांग्रेस और अब तेलंगाना ने उनके साथ जो है वो पैक्ट किया है, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ केरला में किया है। कहने का मतलब है जब वोट की ताकत आपके पीछे होती है, तब ना आपका धर्म देखा जाता है, ना आपकी आइडियोलॉजी देखी जाती है, कि आपके पास वोट है, तो आपके मुसलमानों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, क्या लगता है प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से जो ये हालात नहीं सुधरे, 70 साल के बाद भी हमें ये बात करनी पड़ रही है कि ये तबका पिछड़ा हुआ है। आपको लगता है कि जज्बाती जो मामला थे उनमें ज़्यादा उलझा करके रखा गया, जज्बाती तकरीरें की गई, जज्बाती मुशायरे किए गए, मतलब जो है वो अगर शायर जो पढ़ रहा है ना जज्बात में आकर के, और जो है वो किसी लीडर को या किसी एक आइडियोलॉजी को कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, तो उसको ज़्यादा जो है वाहवाही मिली है। मस्जिदें ज़्यादा बनी, मदरसे ज़्यादा बने, अच्छा है, बनने चाहिए, लेकिन उसी जो है मौके पर स्कूल नहीं खोले गए उस तादाद में, जिस तादाद में जो है मदरसे बने या मस्जिदें बनी, जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नहीं बनाई गई, हॉस्पिटल जो है वो नहीं खोले गए, और जो दूसरे मैदानात हैं उसमें उस लेवल पर या उस तेज़ी के साथ काम नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि जज्बात के मामले में ज़्यादा उलझा करके रखा गया इस कौम को, या ये उलझा रहा? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि एक तो मुसलमानों को ये बताया ही नहीं गया, और न मुसलमानों ने समझा उनके असली मसाइल क्या हैं। आज भी मुसलमान ये समझता है कि 3 तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू, ये उसका मसला है। हालांकि ये उसका कब्रिस्तान की 4 दीवारी, जी उसका मसला ये नहीं है। उसका मसला एक तो बुनियादी तौर से उसकी हिफाजत का है। आप अगर गौर करें तो मुसलमान की सिक्योरिटी बड़ा मसला है हिंदुस्तान में। और एक चीज मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जिन जिन शहरों में मसला है नहीं, मसला बना दिया गया है, मैं देखिए आप सुन तो लीजिए प्रोफेसर, जिन लोगों को जिन इलाकों में जिन शहरों में मुसलमानों के हाथ में बिजनेस था, मसला है। कपूर साहब सुन लीजिए, 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी, और वो ये कहे कि हमारी सुरक्षा एक मसला है। नहीं, मसला पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, कह रहा हूं, अब आप सुनेंगे, पार्टी ने मसला बना दिया है। मैं ये कह रहा हूं लेकिन कपूर साहब देखिए, फिर अगर कोई लीडर खड़े होकर के वो भले ही छोटा हो, अगर उस इलाके के लोगों को डरा रहा है तो वो इलाका छोटा ही सही, लेकिन वो लोग डरेंगे। और अगर कोई अलवर में कोई 2 नौजवान गाय लेकर के जा रहे हैं वो घर में पालने के लिए, उस ट्रक में जो है बच्चे भी थे, 3 गायें थी, पता चला जो है मार दिया गया है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना साहब कि भाई जो है सिक्योरिटी का मसला है। और दूसरी बात, ट्रेन का सफर महफूज नहीं है। जिन शहरों में ट्रेनों में क्या हुआ साहब, देखिए निकाल के मार के फेंक दिया आपने उसको जिसको फेंका गया अब उनको सजा हो रही है। बस ये तुम्हारे जाएंगे, सजा होती रहेगी। ये ठीक नहीं है ना, मतलब ये यानी जो मानसिकता है या जहनियत है कि भाई ये कमजोर तबका है, इसको जितना दबा सकते हो दबाओ, ये ठीक नहीं है। और इसके फायदा उठाइए, दबाने के बाद उसकी पुष्टि कीजिए, उससे एडवर्टाइज कीजिए, फायदा उठाइए। लेकिन अब्बानी साहब मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए जिन शहरों में मुसलमानों के पास इंडस्ट्रीज थी, वहां पे दंगे कराए गए। सबसे पहला दंगा कहां हुआ? जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। सारे मीडिया काम मुसलमान के हाथ में था। मुरादाबाद में दंगा हुआ, वहां पीतल काम मुसलमानों के, कानपुर में हुआ, भागलपुर में हुआ, सही बात में हुआ, ये रेगुलर अलीगढ़ में हुआ, तो जहां जहां मुसलमानों के। लेकिन बीजेपी की सरकारें नहीं थी उस वक्त, जो है ध्यान में रखने की बात। सरकार को नहीं कह रहा, मैं सरकार को नहीं कह रहा हूं, फोर्सेस तो बदस्तूर वही है, फोर्सेस तो दंगा करने वाली वही है, सरकारें बदल जाती हैं। अच्छा, उन सरकारों को भी फायदा होता है। चंडीगढ़ से स्टडी हुई कम्युनल राइट्स पे। इंदिरा गांधी के जमाने में अगर हरियाणा में इलेक्शन है तो वो ये करते थे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर जो बॉर्डर की स्टेट है वहां पे दंगे होंगे। ये कौन करा रहा है आप देख लीजिए। और दूसरी चीज है, बहुत महंगाई बढ़ गई, चीनी जो है, चीनी 40 रुपए किलो हो गई, तो मुरादाबाद में कम्युनल राइट हो गया। और ये बताइए कि ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए लोगों पर
पुलिस ने फायरिंग की, उसमें हिंदू कहाँ थे, लेकिन उसे हिंदू मुस्लिम दंगा कर दिया गया, इंदिरा जी की सरकार थी। तो ऐसी चीज, ये सारी चीजें, हाँ, मतलब कुल मिलाकर के उलझा करके रखा गया है, कुछ ना कुछ जो है बहाने बना करके। प्रवीण शंकर कपूर साहब, ये जो हम पसमानदगी की बात कर रहे हैं और बात ये हो रही थी कि वजूहात क्या है, और बात ये भी हो रही थी कि भाई उसका नुकसान क्या होता है। शायद उसका नुकसान ये होता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जो है वो स्टेट है और इतनी सारी वहाँ पर असेंबली सीट्स हैं, बीजेपी जब मैदान में उतरती है तो किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारती, और शायद जो है यही वजह है कि आज वो 22 या 23 जो है वो पार्लियामेंट में मेंबर रह गए, मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं वो, और राजस्थान में महज 2 मतलब जो है वो असेंबली मेंबर हैं। यानी नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में या असेंबलीज में वो लगातार कम हो रही है। आपकी आवाज़ जब उठेगी नहीं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, कोई लीडरशिप नहीं होगी, कोई उसकी जो है मतलब हिस्सेदारी नहीं होगी, तो फिर उसका जो है वो कैसे उसकी बात उठेगी, कैसे जो है उसको जो है आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। कुल मिलाकर के सियासत में ये जितनी भी वजूहात हैं वो सब ठीक है, लेकिन उसका नुकसान जो है फिर ये होता है कि सियासत में जो है आप पिछड़ते चले जाते हैं, और जब जिसका मन आता है वो बुरा भला कह लेता है, जब जिसका मन आता है वो डरा धमका लेता है, जब जिसका मन आता है वो मार देता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी कि मैं आज की इस डिबेट में आकर के बहुत खुश हूं, क्योंकि सभी पैनलिस्ट एक बात पर हैं जी कि कहीं ना कहीं एक फियर साइको के कारण ये सिचुएशन अराइज हुई है हमारे देश में। मेरा मानना यह है कि अगर मुस्लिम समुदाय थोड़ा सा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे करे, और उसका परिणाम बहुत स्पष्ट रूप से नजर आता है। देखिए, जब खुशी होती है ना, कोई भी खुशी होती है, जब कोई चुनाव जीतता है तो उसमें जब वो नाच गाना होता है, उसमें वोटर की पार्टिसिपेशन उस दिन जरूर होती है, और कहीं ना कहीं अगर उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की पार्टिसिपेशन होगी तो इसका मतलब है वोट भी बढ़ेगा उनका, और वो दिखाई देने लग जाएगा। अभी इफ्तिकार साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उससे कोई असहमति प्रकट नहीं करता। 2014 में निश्चित तौर पे मुस्लिम लोगों ने हमें वोट दिया, मगर क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर भी काम करता हूं, पोलिंग स्टेशन लेवल पे भी काम करता हूं, तो ऐसा तो हो सकता है किसी मोहल्ला विशेष में बहुत बड़ी तादाद में हमें वोट मिल गया हो, मगर इन जनरल मुस्लिम एरियाज में हमें वोट नहीं मिलता। परहेजी करते हैं ज्यादातर साहब, परहेजी करते हैं। इस परहेज से बाहर आइए। और दूसरी एक बहुत जरूरी चीज, आपका मुद्दा राजनीतिक हो सकता है, मेरा मुद्दा हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहता है। मेरा मानना है शिशु भारती जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ एक एजुकेशनल फोरम है जी, उसके स्कूल्स ने वक्त के साथ अपने आप को सीबीएसई से एफिलेट किया। मैं तो इस आपके चैनल पे बैठकर मुस्लिम नेताओं से ये अपील करूंगा कि आइए, आप आगे आइए और अपने जो ये मदरसे में स्कूल चलते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था लाइए कि ये मदरसे के स्कूल जो सस्ती और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं वो सीबीएसई से एफिलिएट हो, बच्चे मेन स्ट्रीम तालीम के मैदान में अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं राजनीति नहीं, एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल, सियासत ना कीजिए बल्कि तालीम के मैदान में आगे बढ़िए। आपके मिसाइल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये जो पसमानदगी है, ये पिछड़ापन है, क्या जो है वो रास्ते हो सकते हैं इसको दूर करने के लिए, कौन कौन से इकदाम सबको मिलकर के उठाने चाहिए ताकि मुस्लिम तबके का 21वीं सदी में ये पिछड़ापन दूर हो जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम तबके की पसमानदगी की, उसके पिछड़ेपन की। बात हो रही है कि कैसे वो आज सियासी मैदान में थोड़ा पीछे हो गया है, उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, कैसे तालीम के मैदान में लगातार जो है वो पिछड़ा हुआ था। कुछ हालात बेहतर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उतनी नाउम्मीदी भी नहीं है या उतनी मायूसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बात हो रही है कि पिछड़ापन तो है आज भी। उस पिछड़ेपन को अब कैसे सब मिल करके दूर कर सकते हैं, कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए। एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी राय हम जानेंगे। क्या लगता है प्रोफेसर अलवी साहब, चूंकि तालीम के मैदान में आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि साउथ में बड़ा काम हुआ तालीम के मैदान में, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस वहां पर खुले हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स खुले हैं, तालीम के मैदान के साथ साथ वो माशी तौर पर भी आगे बढ़े हैं, कारोबारी लिहाज से भी वो लोग आगे बढ़े हैं, तो साउथ से कुछ सीखना चाहिए नॉर्थ के लोगों को। और हाँ, चूंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बंदिशें नहीं होती, कहीं से भी सीखा जा सकता है। आपको लगता है कि तालीम के मैदान में बड़ा काम करने की जरूरत है, और ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, जो जहनियत है, इसको बदलना मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। चूंकि हम कई बार देखते हैं पॉलिटिकली किसी पार्टी को अपना दुश्मन बना लेते हैं, या हो सकता है कि पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आते हो, तो क्या लगता है आपको, क्या आज
वक्त नहीं आ गया है कि भाई इस मौके पर इस मसले पर वो सोचा जाए, बड़ा दिल रख करके, बड़ी जहनियत रख करके सोचा जाए और ये इस बात को जो है जहन में रखा जाए कि क्या हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ दुश्मनी ले करके या उसके साथ दुश्मनी करके उसके लिए दरवाजे बंद करके क्या मतलब जो है वो ठीक रहेगा हमारा मुस्तकबिल? देखिए, आप पहली बात तो आपने तालीमी मसाइल के, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में है। हाँ। देखिए, केरल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं, बंगाल के तो हालात बहुत अच्छे नहीं है साहब, आसाम के हालात भी बहुत अच्छे नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। परसेंटेज आप देख लीजिए, उसमें जीते वहां पे 27% है और वहां पे 18% बच्चे जो हैं वो बीए करते हैं। तो ये इतनी पसमानदगी नहीं है। ये सही है कि बहुत ज्यादा वो बराबर में नहीं है, लेकिन जो कर्नाटक है, छोटी छोटी स्टेट में जहां पे मुसलमान बहुत थोड़े हैं, वहां पे खूब काम हो रहे हैं। ये जरूर है, उत्तर प्रदेश और बिहार इस सिलसिले में बहुत पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े 10 करोड़ की आबादी में 7-8 आपको माइनॉरिटी के कॉलेज मिलेंगे बड़े, और चैरिटेबल हॉस्पिटल एक भी नहीं है। तो ये 1-2 है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर, बहुत छोटे, बहुत छोटे छोटे, जिसपे बुनियादी तौर से काम करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूरी, जहां तक आपने कहा कि पार्टी से दुश्मनी मोल लेना, इसमें तो ये मान लीजिए ये हमारा जी चाहता है कि हम नहीं दें वोट, इसमें कोई नहीं कि दुश्मनी हम मोल लें, हम जिसे भी वोट देंगे। ये जरिए है कि फेयर साइकोसिस से हमें निकलना चाहिए और हम चाहे वोट दें या ना दें। लेकिन उस सिलसिले में मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा मुसलमानों के वोट चाहती है तो बुनियादी तौर से उसे ही आगे आना पड़ेगा। अगर अमित शाह वहाँ ये कहेंगे कि साहब नीतीश जीतेंगे तो वहाँ पे वो जीतेंगे, पाकिस्तान में गुब्बारे छूटेंगे, पाकिस्तान में वोटेंगे, इस तरह की बातें होंगी तो कोई भाजपा के पास नहीं जाएगा। और 1% वोट जो अब पड़ा है, आइंदा इतना भी नहीं होगा। और भाजपा अगर वाकई चाहती है, जो अपने नारे को सच करना चाहती है, तो उन्हें मुसलमानों के दिल में जगह करनी पड़ेगी। इसमें एक बयान भी कहीं ऐसा नहीं आता। पर वो तो दोनों तरफ से रास्ते बनाने पड़ेंगे ना साहब, मतलब खाली हम देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ उसमें नहीं बैठे हुए, लेकिन एक बात है, मतलब एक जहन में सवाल आता है, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है ये, और वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या मतलब जैसे वो कह रहे हैं 96 में सोच लेना चाहिए था, तो आप जो है 2017 में भी नहीं सोच रहे हैं। अरे भाई 2002 के बाद सोचना बड़ा मुश्किल है। आप बताइए, मौलाना बुखारी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, आज तक लोग लान तान करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये तो बीजेपी को करना पड़ेगा। इसने अपना जो पास्ट है, बीजेपी का पास्ट, उसको धोना पड़ेगा हमारे जहनों से, और हमारे दिल से खौफ निकालना पड़ेगा, जो आजकल भी हो रहा है इस पे सब। हाँ, लेकिन सर देखिए, मैं मतलब हम वही कह रहे हैं कि ना तो हम किसी की हिमायत कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ना किसी के जो है मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है साहब, मुरादाबाद हुआ है, जो है आपका वो मेरठ हुआ है, आपका भागलपुर हुआ है, कानपुर हुआ है, कितने सारे जो है वो बड़े बड़े दंगे हुए हैं। देखिए, फर्क तो उनको तो आप जो है माफ कर देते हो, माफ नहीं कीजिए। हाँ, और अब माफ करने की बात यहाँ कर भी नहीं रहे, किसी को माफ करना है या किसी को नहीं करना है, लेकिन एक बात है, मतलब मैं तो माफ करना, ये आम आदमी के जहन में सवाल उठता है। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बाकायदा इस पे काम हुआ है, जिन्होंने कहा कि 7300 फसादात हुए हैं, उसमें मेनली इंदिरा जी के जमाने में 7300 फसादात। बीजेपी के जमाने 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये, किसी ने, और देखिए आसाम का दंगा, कांग्रेस की भागलपुर, मेरठ, बलियारा, बहुत ये तो लेटेस्ट है। आसाम का दंगा तो बहुत पुराना नहीं है। हाँ, लेकिन इंदिरा जी ने कभी ये नहीं कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये चीजें जो हैं, इससे इमेज बना, और वो शायद कभी पाकिस्तान में नहीं भेजते, वो पाकिस्तान में नहीं भेजते। राजीव गांधी जिन्होंने अपनी माता की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ा, उन्होंने, हो सकता है आपके कम्युनिटी के लिए ना कहा हो, किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए कहा, उन्होंने तो ये कहा था एक बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे तो बहुत सारे मर जाते हैं। तो इसलिए ना, आप जस्टिफिकेशन की बात ना करें। अगर आप जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपसे बहुत ईमानदारी से ये कहता हूं, आप पता लगाएं, आज जिस गुजरात के कारण हमारी सरकार को बार बार घेरा जाता है, आज उस गुजरात में मुसलमान शायद हैदराबाद के मुसलमान से ज्यादा संपन्न और सुरक्षित है। अच्छा, वो तो ठीक है साहब। ये बताइए, ये जो भी प्रॉब्लम्स हमने बात की है पिछले 1 घंटे में यहाँ बैठ करके, ये डिस्कशन जो किया है, तमाम तरह के मसाइल थे, और मसाइल जो है वो एक ही जगह जाकर के अटक जाते हैं कि भाई ये तबका पिछड़ा हुआ है, सियासत में भी पिछड़ा हुआ है। मतलब कौन से वो रास्ते हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, दूसरी कम्युनिटी के होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते, एक समझदार पढ़े लिखे शहरी होने के नाते, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम तबके को या उसके रहनुमाओं को या उसके जिम्मेदार लोगों को ये इकदाम उठाने चाहिए तो शायद इनका कुछ भला हो जाए? देखिए, मेरी सुई तो वहीं अटकी रहती है कि आप अपने समाज की शिक्षा बढ़ाइए, मेन स्ट्रीम में अपने आप आ जाएंगे। जी हाँ, तो ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मायूसी जो है वो नहीं है, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि भाई हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी भी वो बहुत सारे मैदानात में मुस्लिम तबका पिछड़ा हुआ है। तो अब ये पिछड़ापन या जो उसकी पसमानदगी है वो कैसे दूर हो सकती है, कौन कौन से वो इकदाम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो सियासी इकदाम हो, चाहे जो है वो दूसरे तरह के इकदाम हों, तो वो किन किन लोगों को आगे आना चाहिए और कैसे इकदाम होने चाहिए। और आपको लगता है कि जो जहनीत है, जो सोच है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है, तो शायद जो है ये जो तरक्की की रेस है, जो राह है, उसमें और तेज़ी से बढ़ पाएंगे आगे। खुशी साहब, लगभग आपने वो बातें कह दी है जो मुझे अब कहनी थी। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ ये मैं वजाहत कर दूं कि यहाँ को भारतीय जनता पार्टी पर मौजूद बहस हमारे आपके दरमियान में नहीं थी। बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं साहब जिनको जरूरी होता है बात कर लेनी चाहिए, इसलिए उसका हवाला देना जरूरी था। देखिए, पहला कदम ये होना चाहिए कि हमें अपनी फिक्र के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है और एक फ्रेश थिंकिंग की कौम को ज़रूरत है। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि हमारा जो तालीमी याफ्ता पढ़ा लिखा तबका है, जो बहस मुबाहिसे में तो ज़रूर रहा है, लेकिन मैदान अमल में ज़मीन पर उसने अपने आप को अलग रखा है मिल्लत की तरक्की के मामलात से, उसको अब सरगर्म होने की ज़रूरत है। तीसरी गुजारिश मेरी ये है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं और उन तालीमी इदारों के अंदर जो हमारे असातिज़ा हैं और जो हमारी इंतज़ाम है, उनको नौनिहालाने मिल्लत मिलते हैं और हज़ारों की तादाद में मिलते हैं। जहन साजी का अमल वहाँ से शुरू होना चाहिए। चौथी बात जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि मायूसी की बात जो आपने की थी, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अब मायूसी का दौर नहीं है। देखिए, मेरी उम्र 62 साल है। मैं 12 साल की उम्र में जो दिल्ली देखता था, जो पुरानी दिल्ली देखता था, जो अपने अतराफ़ देखता था, यूपी जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ के हालात देखता था, मैं आपको बताऊं ज़मीन आसमान की तब्दीली है। आज मुसलमानों के अंदर तालीम की तरफ रुझान पाया जाता है। वो पुरानी दिल्ली जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से स्कूलों में जाते थे और जाते थे तो बैठते नहीं थे, आज सूरत हाल ये कि आप सुबह जाकर देखिए जामा मस्जिद के आसपास आपको हर अच्छे पब्लिक स्कूल की बस आपको वहाँ खड़ी मिलेगी। आप ओखला में जाकर देखिए, तो तालीमी तब्दीली शुरू हुई है। और जैसा शकील साहब ने फरमाया, साउथ के अंदर हम आगे बढ़े हैं, नॉर्थ के लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आखिरी बात मैं ये कहता चलूँ, देखिए, इस मुल्क में सबसे बड़ी जो हमें ताकत मिली हुई है वो इस मुल्क का आइन मिला हुआ है, इस मुल्क के इदारे मिले हुए हैं, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मिली हुई है। इन तीनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना आना भी चाहिए। मैं वही आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने मिनहैसुल क़ौम वो तमाम इदारे जो हमारे लिए बनाए गए हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा है। और इस पर मैं ख़त्म करूँगा कि कौमी अक़लियती कमीशन जो है वो अक़लियतों की इदारा जाती क़यादत है, हम आज तक उसका भी सही इस्तेमाल नहीं कर सके। ठीक, बस एक आखिरी लाइन में जोड़ देना चाहता हूं, जो एक इंडिकेटर है कम्युनिटी के लिए कि देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से डरते रहे वो एक अलग विषय है, मगर हमारे शहर में, दिल्ली में, एक वैकल्पिक ऑल्टरनेट राजनीति का भी जन्म हुआ। हमें उससे परहेज बोलने से नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जीती। अब आप देखिए, इस आम आदमी पार्टी की भी लीडरशिप में, क्योंकि इफ्तिकार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसे जोड़ना चाहता हूं कि वो एक आंदोलन से उत्पन्न हुई हुई पार्टी थी, मगर उसकी भी टॉप लीडरशिप में आपकी एजुकेटेड मुस्लिम यूथ का कहीं, वो यूथ पार्टी थी, मगर मुस्लिम एजुकेटेड यूथ उसमें भी नहीं है। उसमें भी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिला वो उन्हीं को मिला, 2-3 लोगों को जो एमएलए बन पाए, कि जो धर्म 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 इस भय से चला रहे थे। इसलिए बहुत अच्छी बात इफ्तिकार साहब ने कही कि मुसलमान जो एजुकेटेड यूथ है उसे कम्युनिटी की लीडरशिप को संभालना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। यानी मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ना तो आंख बंद करके यकीन करो और ना ही आंख बंद करके उससे दुश्मनी लो। बिल्कुल साफ सी बात है। नाउम्मीद जो है वो कुफ्र है, इसलिए जो नाउम्मीदी हमें बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मायूसी है। लेकिन ये है कि सवाल जो है वो ज़रूर उठते हैं कि भाई ये अगर 70 बरस बाद भी, आज़ादी के 70 बरस बाद भी, 21वीं सदी में भी अगर कोई तबका पिछड़ा हुआ है तो सवाल उठने लाजमी है। जो इस मुल्क की तरक्की है, इस दुनिया की तरक्की की जो रफ्तार है, जो रेस है, उसके साथ जो है ये दौड़ लगा पाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जो है वो कहीं ना कहीं सोच में बदलाव लाना है, अपनी सोचो फिक्र को जो है और ज़्यादा मतलब बेहतर करना है। और जो सियासी क़यादत है, जो मजहबी क़यादत है, जो मजहबी रहनुमाई है, तमाम तरह की जो रहनुमाई है, उसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं वो सवाल उठते हैं। लेकिन अब उनको भी पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से, बेहतर सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि ये हालात ज़रूर बेहतर होंगे। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।